दोस्तों आज की जो क्लास है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि केवल 2 ऐसे आंदोलन, एक तो असहयोग आंदोलन और दूसरा चौड़ा-चौड़ी कांड। केवल 2 आंदोलन ऐसे हुए जिसमें से आपके अभी मैं बता दूँ कि पिछले कई सालों में अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछोगे कि कितने आए हैं, तो अभी तक जितने स्टेट पीसीएस पेपर लेते हैं जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है और यूपीएससी प्री की मैं टोटल ओवरऑल काउंटिंग करूँ तो 50 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल और केवल इन 2 आंदोलनों से। आंदोलन तो एक ही है, चौड़ा-चौड़ी तो एक कांड था। तो चौड़ा-चौड़ी तो एक छोटा स मान लो छोटा नहीं बड़ा ही कांड था, लेकिन असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिससे अकेले 50 से अधिक प्रश्न पूछे गए। आप समझ सकते हो ये कोई अकेला चैप्टर नहीं है, केवल एक आंदोलन है। छोटा-सा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कवर करा दूँगा। और आप यकीन मानिए कि जब पूरी वीडियो आप खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चाहे असहयोग आंदोलन से कैसा भी प्रश्न पूछा जाए या चौड़ा-चौड़ी कांड से, आप कभी भी भूल नहीं पाएँगे और ईज़िली उसको सॉल्व कर पाएँगे। चौड़ा-चौड़ी हत्याकांड जो 4 फरवरी को हुआ था, कई सारे बुक में आपको 5 फरवरी मिलता है। सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। पहले मैं इस बुक की नोट्स जो लेटेस्ट बुक है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की 2026 एडिशन है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फॉल्स नहीं है। आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि नहीं बिल्कुल ओरिजिनल बुक है और लेटेस्ट अपडेट के साथ ये बुक आती है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे हम कवर करेंगे दोस्तों, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए और खासकर घटना चक्र की लेटेस्ट बुक की सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप बिहार के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 72वीं बीपीएससी हो गया, बीएसएससी के किसी एग्जाम की या फिर बीपीएससी टीचर के एग्जाम की, या आपका अभी बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, तो दोस्तों पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरह से अपलोड करी है, जो बीपीएससी स्पेशल घटना चक्र होता है उसकी, वो आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले वही वीडियो जा कर के देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अगर देख लिया है तब तो अच्छा है, क्योंकि वो बिहार स्पेशल को कवर करता है और बीपीएससी के सभी क्वेश्चंस को कवर करता है। उसके अलावा बीपीएससी टीचर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करता है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ इसी व्यू के साथ कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी बातें बताई गई है नोट्स को कंप्लीट समझिएगा, फिर क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। का कवर पेज आपके सामने है, 2026 एडिशन का बुक है और 2026 तक के जो जनवरी 2026 है यहाँ तक बुक अपडेटेड है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इससे पहले मैंने कौन-कौन से टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो ये सारे वो टॉपिक हैं, आप गिनते जाओ कि 1 से कहाँ तक मैंने कवर किया है। इस तरफ का तो ये पूरा मैंने कवर कर दिया है 18 तक। अच्छा, एक डाउट मन में ये नहीं रखिएगा कि सारे 2026 से ही कवर हुआ है। 2026 एडिशन दोस्तों कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। इससे पहले जो मैं अभी चैप्टर्स बता रहा हूँ ये सारे 2025 एडिशन से मैंने कवर कराए हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन मुश्किल से हर एक चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन इधर-उधर हैं, नहीं तो सारे वही क्वेश्चन आपको नए एडिशन में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आप देखिएगा तो मैंने कवर कर दिया था ऑलरेडी, और यहाँ तक यानी कि 23 चैप्टर दोस्तों मैंने 2025 एडिशन की बुक से कवर किया है, 24वां, 25वां, 26वां ये सभी मैंने कवर किया है 2026 एडिशन की बुक से। खिलाफत आंदोलन को मैं स्वराज पार्टी के साथ कवर करूँगा, यानी 27वां और 28वां जो चैप्टर है वो उसको मैं एक साथ कवर करूँगा। असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा जो कांड है वो मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। दोनों को मिलाकर आपको 50 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है। खिलाफत आंदोलन और स्वराज पार्टी गठन ये सब भी मिला दीजिएगा तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो पहले आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा और हम पहले बुक की नोट्स कवर करेंगे। आफ्टर दैट मैं जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये बुक की नोट्स है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से बुक में नोट्स मिलता है, और हर एक जो भी मैं वीडियो पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें आपको बुक के नोट्स के साथ-साथ जो अपना नोट्स है पीपीटी के माध्यम से वो भी बताता हूँ। तो हमेशा की तरह दोस्तों, चूँकि बुक में जो नोट्स है वो ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है और इसी नोट्स को मैं ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ, और जहाँ पर कोई टफ वर्ड मिलता है, कई लोगों का ये मानना है कि कोई टफ वर्ड है तो उसकी इंग्लिश भी साथ में लिख दिया जाए और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें मेरे नोट्स में मिल जाती है आपको। और उसके साथ ही जो ये नोट्स है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस नोट्स को भी मैं कवर करूँगा, तो इत्मीनान के साथ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पहले मैं अपने पीपीटी को कवर करूँगा जो कि मुश्किल से
15 पेज का है और 15 मिनट में से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। उसके बाद अगले 5 से 7 मिनट में ये आपका नोट्स कवर होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भागना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम क्या है? आप देख रहे हैं द जीएस सॉल्वर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे रेगुलर वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो टारगेट करती है यूपीएससी प्री को, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और इसी तरह के अन्य जो बाकी के स्टेट पीसीएस के पेपर्स हैं या फिर एसएससी, रेलवे, इन सबको ये टारगेट करके बनाया गया है। मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक अपना असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड है, जो कि 1920 से 1922 तक की हिस्ट्री को कवर करेगा। आप देखिएगा, सबसे पहला जो स्लाइड है इसमें सबसे पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई गई है, बैकग्राउंड और कॉजेज़ बताए गए हैं कि आखिर क्यों ये आंदोलन चलाया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत आने से पहले जो महात्मा गांधी थे, वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वर्ष 1915 में भारत लौटे थे। और उस समय आपको पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल ही रहा था। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध यह एक बड़ा कदम था। और अब देखिएगा, पंजाब में घोर अन्याय, आपने पिछला वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि पंजाब में घोर अन्याय क्या हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग है, उसमें लगभग 1000 लोगों को जनरल डायर द्वारा, जो आरईएच डायर था, उसके द्वारा गोली चलवा करके और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और पंजाब में इसको घोर अन्याय कहा गया। इसी को समाप्त करना ये पहला टारगेट था महात्मा गांधी का। और इसके बाद तुर्की के साथ हुए अन्याय, जैसे खिलाफत का मुद्दा है, उसको सुधारना और स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति एक अहम यहाँ पर रोल प्ले करती है। सबसे पहले आप स्वराज यानी सेल्फ रूल का मतलब समझिए। सेल्फ रूल या फिर स्वराज, इसका मतलब बहुत आसान है दोस्तों। सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, यानी खुद का शासन होना। जैसे देश अगर अपना है तो उस पर अपना शासन रहे। अब बताओ, आपके गांव में कोई और आके वहां का राजा बनने लगे या वहां पर रंगदारी करने लगे, तो आप क्या करेंगे? अब देश अपना है भारत और कोई और आकर किसी और देश का राष्ट्रपति बोले कि नहीं ये मेरा देश है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी ने और उस समय के जितने भी प्रमुख नेतागण थे, उनका मानना था कि सबसे पहले हमारे देश में स्वराज की मांग होनी चाहिए और हमें स्वराज चाहिए, यानी हमारे देश का जो कंट्रोल है, शासन चलाने का जो कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कि देश है भारत हम लोगों का और अंग्रेज आकर यहाँ पर शासन चला रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि अपने देश पर स्वयं शासन करने का अधिकार ही स्वराज यानी सेल्फ रूल कहलाता है। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं अगर देना था अंग्रेजों को, तो यहाँ के नेताओं ने उस समय कहा कि देखो, पूर्ण स्वतंत्रता यदि आप नहीं देना चाहते, तो आप कम से कम स्वराज दे दो कि हम अपना शासन खुद संभालें। ठीक है, यानी ब्रिटिश का ही साम्राज्य रहेगा, लेकिन शासन हम लोग अपने गांवों में, अपने शहरों में शासन हम लोग अपने चलाएंगे। ठीक है, भले केंद्र में आपका शासन रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया वहाँ पर, दुर्भाग्यवश। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या वादा किया था? गांधी जी का वादा था दोस्तों कि यदि जनता ने असहयोग कार्यक्रम को पर्याप्त समर्थन दिया, यानी कि जनता असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करती है, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना संभव है। ये गांधी जी का कथन था कि यदि जनता उनको असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष समय देती है, समर्थन देती है, तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के अंदर स्वराज यानी सेल्फ रूल भारत में आ सकता है। अब अगला देखिए, पीवाईक्यू को फोकस करते हुए यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का अधिवेशन, और यहीं से शुरुआत माना जाता है असहयोग आंदोलन का। देखिए 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, जिसमें से सबसे पहला अधिवेशन है दोस्तों कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जो सितंबर 1920 में वहां पर आयोजित किया गया था। सबसे प्रमुख बात, मैंने पहले भी जब कांग्रेस का अधिवेशन आपको पढ़ाया था तो आपको बोला था कि उसका टाइम या फिर ईयर याद रखिए, और दूसरा कि उसके अध्यक्ष कौन थे, और तीसरा कि उसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया। तो जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, ये सितंबर 1920 में आयोजित किया गया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें किसने रखा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। आपके मन में सवाल चल रहा हो कि असहयोग आंदोलन क्या है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं। देखो,
अगर आप सहयोग समझते हैं तो असहयोग भी समझेंगे। सहयोग का मतलब कि अंग्रेजों का जो शासन था वो हमारे भारत में भारतीयों की वजह से ही चल रहा था। आप समझिए अंग्रेजों ने जो कॉलेज बनाए वहाँ पर क्या अंग्रेज पढ़ने आते थे? तो आप बोलेंगे नहीं अंग्रेज तो अपने इंग्लैंड में पढ़ते थे। वहाँ पर भारतीय लोग ही पढ़ते थे और भारतीय शिक्षक पढ़ाते भी थे, लेकिन भारतीयों शिक्षक की चलती नहीं थी। अब मान लो अंग्रेजों ने जो कोर्ट कचहरी बनाया, उस कोर्ट में क्या होता था? भारतीयों का जो समस्या होता था, उनकी सुनवाई होती थी। भारतीय जज भी थे, इंडियन जजेस भी थे, लेकिन समस्या क्या था कि इंडियन जो जज थे वो अपने अनुसार अगर मान लो कोई विदेशी मामला आ गया, केस आ गया यहाँ पर इसमें दूसरे देश का तो वो उसमें भारतीय जज अपने मन से जजमेंट नहीं दे पाते थे। यानी कि इनका वर्चस्व नहीं था, ओवरऑल इनके भी ऊपर अंग्रेजी जज थे और उनका ही बात आखिरी फैसला होता था। या फिर मान लो अंग्रेजों ने जो विदेशी सामान ला कर के भारत में बेचना शुरू किया तो उसको खरीदता कौन था? भारत में भारतीय लोग खरीदते थे। तो ये एक तरह से सहयोग देना हुआ। अंग्रेज़ों का जो कार्यकारिणी था यानी कि काउंसिल था, उनके जो गवर्नर जनरल्स की काउंसिल थे, उनमें कौन काम करता था? कुछ अंग्रेज के लोग थे, कुछ भारतीय लोग थे। और वो जो भी नियम कानून अंग्रेज बनाते थे, क्या वो अंग्रेजों पर लागू होते थे? नहीं, वो तो भारतीयों के लिए बनते थे। भारत में वो लोग शासन कर रहे थे, तो भारत के लोग आखिर सहयोग देंगे तभी तो होगा। अब मान लो जैसे अभी भारत की जो सरकार है अगर कोई नियम या कोई योजना ला देती है, जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन लगाया गया, तो सहयोग की अ, सरकार ने सहयोग की गुज़ारिश की कि देखिए घर से नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। अभी जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आपने देखा होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डीज़ल पेट्रोल का कम यूज़ कीजिए, विदेश कम जाइए, सोना कम खरीदिए, तो ये सहयोग की माँग है। अब जनता अगर सहयोग नहीं करेगी तो क्या होगा? ये सब कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि देखो स्वराज की माँग अगर सीधे तौर से नहीं मिल रही है, तो फिर हम असहयोग आंदोलन करेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। ना तो हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाएँगे, ना फिर अंग्रेजी कोर्ट में जाएँगे, ना अंग्रेज़ों का कोई सामान खरीदेंगे, ना अंग्रेज़ों के शासन चलाने में किसी तरह से मदद करेंगे। किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करो, वही था असहयोग आंदोलन। और विस्तार में आप आगे समझ पाएँगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1920 के सितंबर में, अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया, प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। लेकिन उस समय एक व्यक्ति थे सी.आर. दास, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे ये भी, इन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, असहयोग आंदोलन नहीं करना है। लेकिन मज़े की बात देखिए कि सितंबर के बाद फिर से दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और यहाँ पर लगभग 15,000 लोग इसमें शामिल होते हैं। जो नागपुर का अधिवेशन था, आप समझिए 15,000 लोगों की संख्या मामूली नहीं है, एक अच्छा ह्यूज नंबर है एक। और इतने लोग जब शामिल हुए तो उसमें दोस्तों खुद सी.आर. दास ने ही प्रस्ताव रखा कि नहीं असहयोग आंदोलन लाया जाए, असहयोग आंदोलन चलाना आवश्यक है। तो पहली बार यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में सी.आर. दास ने उसका विरोध किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सवाल कई बार पूछा गया है कि नागपुर अधिवेशन में सी.आर. दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। भूल के भी यहाँ महात्मा गांधी नहीं लगाइएगा। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन पर, असहयोग पर प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा और अंतिम स्वीकृति भी मिल गई। यानी कि दिसंबर 1920 में अंतिम स्वीकृति मिल गई। ध्यान देने वाली बात मैंने अभी आपको बताया कि कलकत्ता में सी.आर. दास ने विरोध किया था असहयोग का, लेकिन नागपुर में उन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा और यह कई बार सवाल पूछा गया है। नागपुर में कांग्रेस के संविधान संशोधन में आप नया लक्ष्य देखिएगा, सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से स्वराज प्राप्त करना था, यानी कि कोई भी अहिंसक काम नहीं करना है। अब आप अगले स्लाइड में देखिएगा दोस्तों कि आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ, लेकिन शुरुआत में ही एक बहुत ही दुखद घटना उस समय भारतीय नेताओं के बीच में और भारतीयों के बीच में घट गई। क्या थी वो घटना? दिन था दोस्तों 1 अगस्त 1920 का। दिन याद रखिए 1 अगस्त 1920, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी डेट को आंदोलन का शुभारंभ भी किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए देन आंसर होगा आपका 1 अगस्त 1920। लेकिन इसी दिन एक दुखद घटना भी भारतीय इतिहास में घटी। आप देखिएगा कि गांधी जी द्वारा ऑफिशियली असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया गया 1 अगस्त 1920 को। और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो कि भारतीय क्रांतिकारी नेता थे और कई सारे मामलों में, कई सारे आंदोलनों में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान है। कई सारे इनके प्रमुख नारे आप पढ़ते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और यही बाल गंगाधर तिलक हैं जिनकी
निधन हो गया दोस्तों उसी दिन 1 अगस्त 1920 को। यानी उधर महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की दोस्तों? असहयोग आंदोलन की। और इधर बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ उसी दिन। और ये भी सपोर्टर थे। आप देखिएगा कि तिलक जी जो थे, ये खुद इस आंदोलन के समर्थन में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त को ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो इसके परिणाम नहीं देख सके आगे चल कर के क्या हुआ। अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ, लोगों तक तो ये बात फैलते-फैलते फैलेगी, लेकिन जो पहुँचे हुए उस समय लीडर्स थे हमारे देश में, जो अ, इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, इनके साथ जमनालाल बजाज या और भी जो जाने-माने लोग थे, जो अंग्रेजों के करीब थे या अंग्रेज जिनको जानते थे। और अंग्रेजों ने उनको कई प्रकार के अलग-अलग के पदों से सुशोभित किया था या उपाधि दी थी। तो सभी लोग अपना उपाधि और पद का त्याग करने लगे कि हम किसी भी मामले में अंग्रेजों के साथ नहीं है, यही तो असहयोग है। तो सबसे पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। आंदोलन की शुरुआत में ही दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा जितनी भी पदवी दी गई थी भारतीयों को, भारतीयों ने उसका त्याग करना शुरू किया। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, मैंने पढ़ाया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसके बाद से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी एक प्रमुख उपाधि थी, किस बात की? उनको सर की उपाधि दी गई थी। सर या फिर नाइटहुड, सर या फिर नाइटहुड आप कह सकते हैं, कई बार ये भी देखने को मिलता है। तो सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और एक और थे शंकरन नायर, इन्होंने भी वायसराय की कार्यकारिणी में अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। तो कुछ वैसा ही शुरुआत यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी का। इन्होंने कैसर-ए-हिंद, इनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी कैसर-ए-हिंद का। और इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी कि नहीं, अब मैं ये उपाधि नहीं रखूँगा, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। ऐसे ही जमनालाल बजाज थे, जिनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इसको भी इन्होंने वापस कर दिया कि कोई उपाधि अब नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग कार्यक्रम नहीं चलेगा। दोस्तों अब देखिए आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे, की प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। आप देखिएगा आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? बहिष्कार, यानी कि बाइकॉट। असहयोग का मतलब, जब आप बाइकॉट करते हैं किसी चीज का, तो वो सीधे तौर पर असहयोग से जुड़ा होता है। जैसे कि आप देखिए बाइकॉट का मतलब यहाँ पर बताया गया है, आप देखिएगा बहिष्कार या बाइकॉट का मतलब है किसी चीज के विरोध करने के लिए उसका पूरी तरह से उपयोग बंद कर देना। अंग्रेजी सामान नहीं लेना, अंग्रेजी विधान परिषदों का बहिष्कार, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग। तो इस तरीके से लोगों ने बहिष्कार किया। देखिए चुनाव अगर होते थे तो लोग उसमें वोट देने से मना कर देते थे। आप यहाँ पर इमेज में भी ये चीज़ देख सकते हैं। अधिकांश लोगों ने इलेक्शन में वोट डालने से मना कर दिया, नहीं मैं वोट ही नहीं डालूँगा। अब बताओ किस तरह से इलेक्शन कराया जाए? शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया गया। जो विद्यार्थी थे, अध्यापक थे, उन्होंने अपने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए कि अब हम जाएँगे ही नहीं स्कूल कॉलेज। तो बताओ फिर वो स्कूल किस काम का रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामानों का पूर्ण त्याग, लोग खरीदना बंद कर दिए। सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी का मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर काम करना, वो जो भी नियम बना रहे हैं उसको लागू करवाना। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अब देखिएगा 17 नवंबर 1921 एक इंपॉर्टेंट डेट रहा, जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत आते हैं। और उस समय पूरे भारत में अभूतपूर्व सार्वजनिक हड़ताल यानी स्ट्राइक का आयोजन किया गया इनके आगमन पर, ताकि इनको पता चल सके कि भारत में क्या हो रहा है। और दोस्तों यही नहीं, वकीलों का भी योगदान इसमें देखने को मिलता है और न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया। आप देखिएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन में न्यायपालिका का भी जबरदस्त बहिष्कार किया गया, क्योंकि न्यायपालिका अगर लोगों का साथ नहीं देगा तो क्या होगा? उसका भी बहिष्कार होगा। आप देखिएगा देश के जो शीर्ष वकील थे, वकीलों ने अपनी चलती हुई वकालत और न्यायालय छोड़ दिए। जो भारतीय वकील थे और कोर्ट में काम कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया, वकील का काम छोड़ दिया और वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। कोई वकीलगिरी नहीं। आप देखिएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग इससे जुड़े व्यक्ति थे। आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इनके लिए एमपीसीआर एक शॉर्टकट बनाया गया है। एम का मतलब मोतीलाल नेहरू, पी का मतलब सरदार पटेल एंड सी फॉर सी.आर. दास, आर फॉर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम टिप में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, इफ यू सी these names रीडिंग कोट बाइकॉट इन 1920 मार्क ऑल ऑफ देम, यानी कि
1920 में कोर्ट को किन्होंने यानी कि वकालत कितने लोगों ने छोड़ा था कोर्ट से, तो ये सारे वकील थे उस समय समझिए कि जिन्होंने वकालत छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ज़रूर आप नाम याद रख सकते हैं, कई बार यही पूछ लिया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर हम चलते हैं आगे। दोस्तों जब छात्रों और शिक्षकों ने ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिए, तो राष्ट्रवादियों ने यानी जो अपने राष्ट्र को मानने वाले लोग थे, जो भारतीय लोग थे, इन्होंने नई स्वदेशी शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की कि देखिए पढ़ाई-लिखाई अगर बंद कर दिया जाएगा तो काम तो नहीं चलेगा, लेकिन अंग्रेजों के स्कूल में हम नहीं पढ़ने जाएँगे, हमारी खुद की स्कूल होगी, अपने स्कूल में पढ़ेंगे। और इस मामले में दोस्तों सबसे पहले 1920 में आप देखिएगा गुजरात विद्यापीठ जो कि अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई। ऐसे ही 1920 में जामिया इस्लामिया मिलिया कॉलेज या जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की शुरुआत की गई और इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई, बाद में दिल्ली इसको ट्रांसफ़र किया गया। 1921 में दोस्तों काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में शुरू किया गया। एक्स्ट्रा यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना दोस्तों 1916 में ही हो चुकी थी यानी असहयोग आंदोलन आने से पहले। और 1916 में मदन मोहन मालवीय जी, इनके बारे में आपको पता होगा, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय जी जो थे ये 1919 से 1939 तक बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसके कुलपति रहे, वाइस चांसलर रहे। और ये भी कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि 1939 तक यानी कि 1919 से 39 तक इसके कुलपति कौन रहे बीएचयू के, तो वो खुद मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने 1916 में इसको स्थापित किया था। आप देखिए अब वैचारिक मतभेद क्या हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी में। जैसे आप देखते हैं कि किसी चीज का विरोध किया जाए या कभी आंदोलन चलाया जाता है, तो आंदोलन करने वाले लोगों के अंदर ही दो नेताओं या फिर दो आंदोलनकारियों में क्या होता है, उनके आपसी मतभेद हो जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का विचारधारा कुछ और करता है, कहता है कि नहीं ऐसे नहीं किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति का विचारधारा कुछ और कहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। अब इनके विचारधारा में क्या टकराव हुआ आप देखिए यहाँ पर। आंदोलन के दौरान दोस्तों पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की बड़ी-बड़ी होलियां जलाई गई। यानी कि बहुत सारे विदेशी वस्त्र जला दिए गए और जला करके क्या दिखाया गया, उसका बहिष्कार दिखाया गया, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाया गया। जैसे पुतले फूंके जाते हैं, वैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार के तौर पर जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को इस तरह जलाने को अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी कहा। उन्होंने कहा कि जो सामान खरीद लिया गया है, बताओ जिसमें पैसे लग गए, मेहनत लग गए, उसको क्यों जलाना भाई? आगे से नहीं खरीदेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वे विरोध प्रदर्शन और कपड़ों की होली जलाने के बजाय रचनात्मक कार्यक्रम यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को विशेष महत्व देते थे और इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र भी लिखकर इसको अपनाने का आग्रह किया कि इस तरीके से विदेशी वस्तुओं को या कपड़ों को नहीं जलाया जाए। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था, यानी कि सेंसलेस या रूथलेस वेस्ट कहा था। और आंसर है दोस्तों इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और वीडियो अभी तक अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप करते रहिए और साथ में कमेंट्स भी जरूर कीजिए। अब हम बात करेंगे आंदोलन के विस्तार की। आंदोलन का विस्तार किस प्रकार हुआ और मोपला विद्रोह इससे किस प्रकार संबंधित हुआ। आप देखिए सबसे पहले पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, पंजाब है और उस समय तो पाकिस्तान भी साथ में ही था। 1947 में अलग हुआ ना, उस समय पाकिस्तान भी था। इसके अलावा बंगाल, उत्तरी भारत में आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली, यानी कि पश्चिमी भारत में सफलता मिली असहयोग आंदोलन को, बंगाल में मिली, उत्तरी भारत में मिली। इसके बाद 1921 के अंत तक 30,000 से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन को लेकर के अंग्रेजों ने 1921 आते-आते उसके अंत होते-होते लगभग 30,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। इस बीच में आपको एक और आंदोलन के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो आपको पढ़ना है और वो है मोपला विद्रोह। 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह के बारे में बस 2 सवाल याद रखना है और बहुत बार ये आया है, खासकर बिहार के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? केरल में। केरल के मालाबार
क्षेत्र जो है मालाबार तट, ये जो तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है। ये केरल का इलाका है, कर्नाटक के नीचे। तो केरल का जो मालाबार तट है दोस्तों, वहीं पर मोपला नामक स्थान है। वहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसी को मोपला विद्रोह कहा गया और ये 1921 में हुआ था। तो डेट आपको इजीली दिख पाए इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, यह जो विद्रोह था इसका क्या परिणाम हुआ? विद्रोह क्या था? किसानों के द्वारा विद्रोह किया था। किसान आंदोलन एक तरह से समझ सकते हैं। 1921 में किया गया, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने इसे बर्बरता से कुचला, बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्वक इसको कुचला गया। आप देखिएगा इसमें 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए, यानी मोपला जो जगह था वहाँ के 2000 से अधिक किसान मारे गए और किसी एक जगह से 2000 लोगों का मारा जाना, समझिए कि कितना और किस तरह की परिस्थिति रही होगी उस समय। और इसके साथ ही लगभग 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। बंदी बनाया गया 45,000 को, और जो बंदी बनने से इनकार किए वैसे 2000 से अधिक किसानों को मार दिया गया। समझिए कि ये एक तरह से आप समझिए तो पूरी गाँव को एक बार में या पूरे शहर को नष्ट करने जैसा है। मालाबार की जो घटना थी दोस्तों, इसके बावजूद पूरे देश में मुसलमानों ने बड़ी भागीदारी और सांप्रदायिक एकता, इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि भी इसको मानी जा सकती है। अब दोस्तों देखिएगा, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जो किया गया, 1920 से 21 आ गया। अब देखिएगा अहमदाबाद जो अधिवेशन था ये अंतिम और आक्रामक दौर था असहयोग आंदोलन को लेकर के। अहमदाबाद आंदोलन हुआ कब? 1921 में। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? मैं बार-बार बोलता हूँ कि डेट और अध्यक्ष कौन थे ये ज़रूर याद रखिए, और उस जो अधिवेशन है उससे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो भी याद रखा कीजिए। तो आंदोलन का ना सॉरी अधिवेशन है अहमदाबाद का, 1921 में हुआ था। अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। इस अधिवेशन में दोस्तों अंग्रेजों के भारी दमन के बावजूद भी असहयोग आंदोलन को पूरे जोश के साथ जारी रखने का दृढ़ निश्चय लिया गया। आप देखेंगे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि 30,000 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था, इस आंदोलन के दौरान जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने इतना प्रयास किया, पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया आंदोलन को, लेकिन इसके बावजूद भी जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ इसमें सभी लोगों ने मिलकर समर्थन दिया कि नहीं, हम आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, इसको और पूरे जोश से जारी किया जाएगा, यानी इसको जारी रखा जाएगा और पहले से ज़्यादा जोश से इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और यहीं से दोस्तों आंदोलन अपने अंतिम और सबसे आक्रामक दौर में प्रवेश करता है, यानी कि 1921 से जब अहमदाबाद अधिवेशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यही अधिवेशन है अहमदाबाद का, जिसके दौरान गांधी जी अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे रहे थे और बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि देखिए 1921 के अंतिम समय में ये अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजों को चेतावनी दी अंतिम रूप से कि देखो, मान लो भाई हमें स्वराज दे दो और जिन लोगों को बंदी बनाया गया है उनको छोड़ दो। और उसके अलावा इन्होंने बारदोली में, जो कि गुजरात का ही जगह है, वहाँ सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की पूरी तरीके से तैयारी ये कर चुके थे। यानी कि अब बस आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता थी सविनय अवज्ञा को। बहुत आसान शब्द है सविनय अवज्ञा, कोई इसमें ऐसा नहीं है। देखो मैं आसान भाषा में यहाँ क्लियर कर देता हूँ, सविनय और अवज्ञा। सविनय का मतलब है विनय, यानी विनय पूर्वक, पोलाइटली आप समझ सकते हैं, हम्बली, आप जैसे हम्बल रिक्वेस्ट किया जाता है लेटर लिखते हैं तो वैसे ही यहाँ पर सविनय का मतलब विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। और अवज्ञा का मतलब आज्ञा का उल्टा अवज्ञा, यानी ऑर्डर नहीं मानना। ठीक है, अगर ऑर्डर आप नहीं मानिएगा तो उसको क्या बोला जाता है? अवज्ञा। ठीक है, तो ऑर्डर को नहीं मानना, आज्ञा को मानने से इनकार कर देना। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि अब शांतिपूर्ण तरीके से हम अंग्रेजों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा उसका आज्ञा नहीं मानेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, कोई ऑर्डर मानना ही नहीं है, लेकिन हिंसा भी साथ में नहीं करना है। इसीलिए नाम रखा गया सविनय अवज्ञा, यानी शांतिपूर्वक आज्ञा को नहीं मारेंगे, यानी कि कोई हिंसा भी नहीं लेकिन आज्ञा भी आपका नहीं मानेंगे। इसकी ठान ली थी महात्मा गांधी, लेकिन इस बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग पॉइंट क्या था दोस्तों? इस टर्निंग पॉइंट को, यानी कि इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपने देखा था कि 1921 के अंत में अहमदाबाद में अधिवेशन किया गया जिसमें और जोरों शोरों से असहयोग आंदोलन को बढ़ाने की मांग की गई। महात्मा गांधी ने भी ठान लिया था कि बारदोली में अब सामूहिक सविनय अवज्ञा चलाया जाएगा।
लेकिन आप देखिएगा महात्मा गांधी जी द्वारा वायसराय को समय सीमा पूरी होने से पहले ही चेतावनी तो दे ही दी गई थी कि देखिए इस डेट तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम ऐसा करेंगे, सविनय अवज्ञा चलाएँगे, ये करेंगे या आंदोलन और ज़ोर-शोर से आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच में एक घटना घटती है चौड़ी चौरा में। चौड़ी चौरा जो गोरखपुर जिला में है और उस समय वर्तमान में यूपी में है और उस समय भी गोरखपुर जिला के संयुक्त प्रांत में था और यूपी उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो जो चौड़ी चौरा नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ पर एक घटना घटती है। घटना क्या थी? किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। किसान जुलूस निकाल रहे थे, पुलिसों ने गोली चला दी उसमें और इसके विरोध में अब क्या हुआ, जो भीड़ थी किसानों की, वो बिल्कुल क्रोधित हो गई और पुलिस को फिर खदेड़ के ले गई थाने और पूरे थाने में आग लगा दिया गया। इस तरीके से आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, पूरे थाने में लोगों ने जो भीड़ था, भीड़ किसी का नहीं सुनता है भाई। तो गोरखपुर में चौड़ी चौरा जगह है, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था, उसको पुलिसों को खदेड़ करके स्टेशन ले गए लोग और वहाँ पर आग लगा देते हैं। आप देखिएगा कि उस आग में दोस्तों, जब भीड़ ने थाने में आग लगाई थी, तो उसमें 22 से 23 सिपाही जिंदा जल गए थे। यानी कि उतने पुलिसकर्मी मारे गए थे। अब कई जगह डेट में भी विवाद होता है कि चौड़ी चौरा कांड हुआ कब? देखिए घटना चक्र की बुक के अनुसार वास्तविक तिथि जो है ये 4 फरवरी 1922 है। दूसरा जो मैंने ऐड किया है महेश कुमार बरनवाल की बुक आती है, उनकी उनकी भी बुक काफ़ी अच्छी रहती है। यूपीएससी प्री को टारगेट करती है और स्टेट पीसीएस को, उसमें 5 फरवरी 1922 दिया गया था। लेकिन फिलहाल आपको 4 फरवरी 1922 याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप चौरी चौरा हत्याकांड समझ गए होंगे कि चौरी चौरा कांड क्या था। सीधे तौर पर आप समझिए कि किसानों पर पुलिसों ने गोली चलाई और किसानों ने फिर पुलिसों को पुलिस स्टेशन सहित जला दिया। ये चौरी चौरा कांड हुआ। अब देखिए आंदोलन अब किस प्रकार स्थगित हुआ, यानी कि सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट। देखिए हिंसक घटना से आहत होकर, यानी कि महात्मा गांधी को तो आपको पता है कि ये अहिंसा के पुजारी थे और इनका मानना था कि जो भी हम काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया जाएगा। और ये शांतिपूर्ण तरीके से आपने को मैंने बता ही दिया कि ये सविनय अवज्ञा स्टार्ट करने वाले थे। उसके लिए इन्होंने टाइम भी दे दिया था वायसराय को कि इस तिथि तक अगर नहीं हुआ तो हम सविनय अवज्ञा स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों 4 फरवरी को आपने देखा कि 4 फरवरी 1922 को क्या हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया जिसमें लोगों ने जला दिया पुलिसकर्मियों को। तो पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाना ये तो हिंसात्मक कार्य हो गया, जिसके बिल्कुल खिलाफ थे महात्मा गांधी। अब इस हिंसात्मक घटना से आहत हुए महात्मा गांधी और उन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया। क्या फैसला किया दोस्तों? 12 फरवरी 1922 बारदोली गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी इसकी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और प्रस्ताव क्या रखा गया कि चौरी चौरा कांड की हिंसा के कारण सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। और ये निर्णय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ है महात्मा गांधी जी का। उनका मानना था कि जो भी काम करेंगे वो हम अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए और कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंसात्मक घटना घटी, चौड़ी चौरा कांड, इससे आहत हुए महात्मा गांधी और उन्होंने ये बैठक बुलाई 12 फरवरी 1922 को। आप देख सकते हैं 4 फरवरी की घटना है और 12 फरवरी को, यानी कि 1 हफ्ते बाद ही ये बैठक बुलाई गई 12 फरवरी 1922 को और इसमें असहयोग आंदोलन और सामूहिक जो सत्याग्रह था उसको स्थगित कर दिया गया। आप देखिएगा दोस्तों, जिस समय उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौरा की घटना हुई थी, गांधी जी गुजरात के बारदोली में असहयोग आंदोलन के अगले चरण की ये तैयारी पूरी कर चुके थे उस समय तक और सविनय अवज्ञा शुरू करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गया। मजबूरन इनको ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा उस समय। अब आगे देखिएगा दोस्तों, रचनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक निंदा इसकी किस प्रकार हुई। ये जो घटना रहा, अ, खासकर आप देखिएगा जो असहयोग आंदोलन था, इसका किस प्रकार निंदा किया गया। सबसे पहले तो आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर पूरा बल दिया, जिसकी डिमांड पहले से रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे थे। आप देखिएगा दोस्तों, मुख्य कार्य इसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ नए सदस्य बनाना, चरखे का घर-घर प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, शराबबंदी पर काम करना और पंचायतों का संगठन तैयार करना। ये मुख्य कार्य थे उस समय कांग्रेस के लिए।
सबसे मेन काम कि 1 करोड़ सदस्यों को कांग्रेस में मिलाना, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ईज़िली ये काम को अंजाम दे पाएँगे। अब इसमें देखिएगा दोस्तों आगे 24 और 25 फरवरी 1922 इस दिन दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि एआईसीसी की दिल्ली में बैठक बुलाई गई और बारदोली प्रस्तावों के कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। जो बारदोली प्रस्ताव था उसको यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू के बारे में दिया गया है। असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने से देश के कई युवा और बड़े नेता भयंकर नाराज हुए। युवा जिनमें बिल्कुल खून उबल रहा था उस समय अंग्रेजों के प्रति, अब अचानक से आंदोलन का बंद होना उनको काफ़ी ठेस पहुंचा और कई बड़े नेता भी इससे आहत हुए, नाराज हो गए। और इसी दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन वापस होने पर गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था, उनकी निंदा किसने की थी? नाम याद रखना है, डॉक्टर बीएस मुंजे यानी बाल कृष्ण शिवराम मुंजे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए इस कारण से यानी असहयोग आंदोलन को लेकर के अब जब ये सब स्थिर हो गया तो गांधी जी की गिरफ्तारी भी होती है और ऐतिहासिक मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में उन पर मुकदमा चला। जज जिसने मुकदमा चलाया था या इसकी सुनवाई कर रहा था उसका नाम भी याद रखना है। जज था ब्रूमफील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जज का नाम याद रखिए। आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो अहमदाबाद के कोर्ट में उनको पेश करने पर जज कौन था जो इनका केस हैंडल कर रहा था? जज था दोस्तों ब्रूमफील्ड। सजा क्या हुई? राजद्रोह का आरोप लगा। खासकर जब भी कोई आंदोलन में सहयोग करता था या आंदोलन बढ़ाने की कोशिश करता था, तो उस पर अंग्रेज राजद्रोह का ही आरोप लगाते थे। आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा जिसमें रॉलेट एक्ट बना था और रॉलेट एक्ट के बाद से तो ये पूरा तेज हो गया था। तो महात्मा गांधी को उस समय दोस्तों 6 वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई थी, राजद्रोह का आरोप लगा करके। रिहाई कब हुई आप देखिएगा, जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, बीमारी हो गई उनको और काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुआ। इसीलिए 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही महात्मा गांधी को दोस्तों 5 फरवरी 1924 को यानी कि देखिए 22 में सजा हुआ और 1924 में यानी करीब-करीब 2 वर्षों के बाद ही उनको जेल से रिहा कर दिया अंग्रेजों ने। क्योंकि उनका तबीयत खराब था, स्वास्थ्य खराब था, अंग्रेजों को लगा कि अगर जेल के अंदर ऐसा कुछ अनहोनी घटना हुआ, महात्मा गांधी चले गए, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई, क्योंकि उस समय सबसे बड़े लीडर थे ये भारत में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्लाइड पर आ जाते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखिएगा आंदोलन की सफलताएं और ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या रहा। देखिए, हालांकि यह आंदोलन 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके परिणाम भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है। अब अचीवमेंट क्या-क्या हुआ? सबसे पहले तो डर का अंत, भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो भय पहले से बना हुआ था वो खत्म हो गया। आधुनिक राजनीति का जन्म भी हुआ। इसने गाँव-गाँव की आम जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और उनमें आज़ादी की सच्ची भूख जगाई कि आज़ादी क्या होती है, अंग्रेजों के दबाव में बिना रहे यदि हम जिएँ तो कैसे जीवन जिएँगे और क्या जीवन रहेगा हमारा। जन आंदोलन यानी पहली बार पूरा देश इस समय एकजुट हुआ था। अब ब्रिटिश सरकार कांग्रेस पर यह आरोप नहीं लगा पा रही थी कि वह केवल मुट्ठी भर लोगों के साथ हमसे लड़ाई करने या प्रतिनिधित्व कर रही है मुट्ठी भर लोग को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। अब कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जैसे असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड 4 या 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। दोस्तों इसके साथ ही स्लाइड समाप्त होता है। आपको नोट्स कैसा लगा? क्या आप समझ पाए? और सीरियल वाइज़ देखिए नोट्स में सभी चीज़ें सीरियल वाइज़ इसको अरेंज की गई हैं कि कहीं भी किसी को पढ़ने में और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बुक की नोट्स एक बार दिखाऊँगा और महज़ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं उसको कवर कर दूँगा और आप देखेंगे उसको, हालाँकि अब तो समझना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको करते बिना इस नोट्स के, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 बार या 2 बार पढ़ने से वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड इतना नहीं है कि आप पढ़ के आसानी से समझ पाएँ।
क्या दोस्तों, सितंबर 1920 कलकत्ता में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, लेकिन सी आर दास ने विरोध किया था। आपको पता ही है, मैंने पढ़ा दिया है। दिसंबर 1920 यानी कि अगले महीने में नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों को छोड़ करके और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। उसमें असहयोग जो प्रस्ताव है इस पर व्यापक चर्चा हुई। और सबसे जरूरी बात कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर सी आर दास ने उसको प्रस्तावित किया था। यानी कि पहले वही सी आर दास जो कलकत्ता के अधिवेशन में इसका विरोध कर रहे थे, इस बार नागपुर अधिवेशन में उन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा था। आप देखिएगा, गांधी जी द्वारा दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर बुलाया गया, यानी आह्वान किया गया कि आज से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1 अगस्त 1920 से। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में अपने अधिवेशन में इसको स्वीकृति प्रदान की थी और दिसंबर 1920 में नागपुर में इसको अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों गांधी जी ने तो 1 अगस्त को ही आह्वान कर दिया था। अगस्त के बाद सितंबर आया जब सी आर दास ने उसका विरोध किया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन फाइनली दिसंबर 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है तब उसको कांग्रेस भी अनुमोदित कर देती है। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को पूरी सफलता मिलती है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोस्तों मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो वकील थे वो वकालत या फिर न्यायालय का बहिष्कार करते हैं और आंदोलन में कूद पड़ते हैं कि हम भी अब असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। गांधी जी ने एक शर्त रख दिया गया, गांधी जी द्वारा वादा किया गया कि यदि जनता असहयोग कार्यक्रम को पर्याप्त समय देती है और ब्रिटिश शासन से सहयोग वापस ले लेती है, यानी कि असहयोग आंदोलन का समर्थन करती है, ब्रिटिश शासन का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करती है, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का मांग मान लिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा, यानी स्वराज आ जाए। तो गांधी जी ने वादा किया था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज संभव है यदि लोग उनका साथ देते हैं, असहयोग का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सरकारी उपाधियों, स्कूलों, न्यायालयों और अनेक विदेशी सामानों का बहिष्कार यानी बाइकआउट करने की योजना चलाई गई। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं मिली और इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को एक जगह इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई या फिर अंग्रेज या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यह आरोप नहीं लगा सकती थी कि वह केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ प्रतिनिधित्व कर रही है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उसमें आजादी की भूख जगाई। दोस्तों मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी कि मुसलमान भी साथ खड़े हुए, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही आप देखिएगा यहाँ पर इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो भी मिट गया। जिस समय दोस्तों गांधी जी भारत आए थे यानी कि 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका में किए गए मानवीय कार्यों के लिए उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। यानी उपाधियों का जब त्याग कर रहे थे उस समय इन्होंने भी त्याग कर दिया अपनी उपाधि का, जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि थी। ऐसे ही जमनालाल बजाज, इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये भी वापस कर दिए। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में थे, लेकिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो नोट्स है इसमें कहीं से कहीं चल रहा है, यानी कि पहले 1920 की बात बता दी गई कि 1920 में असहयोग आंदोलन आया, फिर 1915 की बात बता रहे हैं कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, महात्मा गांधी आ गए उस समय भारत में। तो कहीं का कहीं यहाँ पर पॉइंट जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपाधि लौटाने का काम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जबकि ये 1920 के बाद से शुरू हो चुका था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बुक की नोट्स यदि आपको पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक की नोट्स तो मैं ऐसे ही पीडीएफ के साथ अटैच करके आपको शेयर करता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे। लेकिन कई लोगों को ये डाउट रहता है कि नहीं आप बुक का नोट्स नहीं पढ़ाते। मेरे भाई बुक की नोट्स से अच्छी मैं नोट्स बनाता हूँ, उसमें इस बुक के नोट्स के साथ और भी बुक के जो भी पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट उनको कवर किया जाता है। जब आप मेरी नोट्स अभी वाली देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो भी शामिल किया गया है। जो लिखा गया है वो तो शामिल है ही, जो नहीं लिखा है और इम्पोर्टेंट है वो भी शामिल कर दिया है मैंने। तो कहीं से भी खराब नहीं है दोस्तों, उसी को पढ़ा कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसको कंटिन्यू रख सकें। नहीं तो बहुत जल्द मैं उसको डिसकंटिन्यू करके बस बुक के नोट्स पर ही काम करूँगा। आप देखिएगा
अब यहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड आ रहा है। चौरी चौरा कांड आपको पता है, इसकी वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है और इस तिथि को तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत है, वर्तमान में यूपी, इसके गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की एक जुलूस पर गोली चला दिया पुलिसों ने, जिसके कारण क्रोधित हो गई भीड़ और उन्होंने थाने में आग लगा दी और 23 सिपाहियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। चौरी चौरा कांड से विक्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों, डेट था उस दिन 12 फरवरी, वर्ष था 1922। बारदोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में असहयोग आंदोलन के अगले चरण के रूप में सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की तैयारी भी कर चुके थे। 24 से 25 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बारदोली कार्य समिति के प्रस्तावों को कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों ये आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी कहा है। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक रहा प्रभावी, क्योंकि 12 फरवरी 1922 को इसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसके दौरान काशी विद्यापीठ, बनारस में 1921 में और फिर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली में उसको स्थानांतरित कर दिया गया, ये सभी संस्थान शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना की और 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी रहे। इतना ही नोट्स था दोस्तों बुक में। इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मैं दिखा भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आई होप कि नोट्स आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैंने जो बातें बोली वो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पीपीटी में और इस नोट्स में काफी अंतर है और निश्चित तौर पर जब आप फ्लो वाइज पढ़ते हैं, लिंक करके पढ़ते हैं कि 1915 के बाद क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, फिर 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, तो आपको याद रखना और समझना दोनों आसान हो जाता है। और ऑप्शन जब भी आपकी आंखों के सामने आएगा तो इजीली, अगर आपको 100% नहीं भी याद होगा, 50% भी पॉइंट्स याद होंगे, तो आप ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। आपको याद होगा दोस्तों कि 1920 में दो प्रमुख अधिवेशन हुआ था, एक तो कलकत्ता में और दूसरा हुआ था नागपुर में। और कलकत्ता में दोस्तों असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा था, मैं सही से थोड़ा लिखता हूं और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा दिया है अपने नोट्स में। असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पर महात्मा गांधी ने रखा था और नागपुर में असहयोग का प्रस्ताव, देखिए कलकत्ता में असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा, महात्मा गांधी ने, लेकिन उसका विरोध किसने किया था, सीआर दास ने। लेकिन इसका उल्टा हो गया, उल्टा नहीं, जब नागपुर का अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, तो इसमें सीआर दास जो पहले कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग के विरोध में थे, वो यहाँ पर असहयोग को प्रस्तावित करते हैं। तो असहयोग को उन्होंने प्रस्तावित किया, किसने, सीआर दास ने। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सीआर दास यानी कि ऑप्शन बी। बाकी जो भी ऑप्शन है इनका कोई लेना देना नहीं है 1920 के अधिवेशन में असहयोग पर बात से। आप देखिएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया, जिसका सीआर दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया और नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने ही प्रस्तावित किया था और उस समय कांग्रेस ने उसको अनुमोदित कर दिया और पूरे देश में उसको लागू कर दिया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए नागपुर का जो अधिवेशन था दोस्तों 1920 का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल आप देखिएगा एमपीपीसीएस का है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 में ही शुरू कर दिया था दोस्तों। आप देखिएगा वर्ष 1920 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इसमें असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पुष्टि कर दिया गया, तो 1920 में फाइनली अनुमोदित कर दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान 1 अगस्त 1920 को किया गया था। कांग्रेस इसे सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की और दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इसको अनुमोदित कर दिया गया। आप यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत तो 1 अगस्त 1920 को मानी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसे उसी दिन घोषणा किया था और अपने पदक को यानी कि जो कैसर हिंद की उपाधि थी वो सरकार को वापस करके असहयोग का पहला कदम उठा लिया था। हालांकि असहयोग आंदोलन का व्यापक जनप्रिय शुरुआत जो हुआ वो 1921 में हुआ, जब कांग्रेस के द्वारा पूर्ण अनुमोदन दिसंबर 1920 में दिया गया था नागपुर के अधिवेशन में। तो दिसंबर के बाद जनवरी 1921 से ये पूरी तरीके से पूरे देश में स्टार्ट हो गया असहयोग आंदोलन और छात्र, शिक्षक, वकील, किसान और बाकी जो जन समूह थे बड़ी संख्या में इससे जुड़े और अंग्रेजों के साथ सहयोग को तोड़ते गए यानी कि असहयोग करते गए। आप देखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शंखनाद हुआ और जनवरी 1921 से यह अपने वास्तविक जन आंदोलन के रूप में सामने आई। अगला सवाल आपके पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में किया। सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल है आपके पास, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, नील आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आपको याद होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो इनका भारत में पहला सत्याग्रह था वर्ष 1917 में, जब बिहार के चंपारण में इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं। तो ये 1917 में किया था, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था, ये केवल चंपारण तक सीमित था। नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में ये किया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि ऑल इंडिया लेवल पे यानी अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन कौन-सा किया, तो उसमें आपको जवाब देना है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को इसका आह्वान किया था। महात्मा गांधी द्वारा आह्वान किया गया था, लेकिन चौरी चौरा जो घटना हुआ उसके बाद दोस्तों 12 फरवरी को 1922 में इसको स्थगित करना पड़ा, यानी कि असहयोग आंदोलन जो है उसको खत्म करना पड़ा महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह तो 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला व्यापक संगठित कांग्रेस आधारित और जन आंदोलन। कांग्रेस आधारित होने के कारण जन आंदोलन भी इसमें था। जितने जनता थी, आपको पता होगा छोटे बड़े लोग जो भी थे सब इसमें सहयोग कर रहे थे, चाहे वो वकील हो, व्यापारी हो या टीचर्स हो, जो भी थे जानने वाले गांधी जी को और असहयोग के बारे में समझने वाले, जिन्होंने भी समझा सबने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। वर्ष 1920 से 22 तक यह चला था, ये मैंने बता ही दिया दोस्तों। अगला सवाल है अब कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। मैंने आपको डेट बता ही दिया कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था। हालांकि कांग्रेस के द्वारा इनका जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, इसमें उसको पारित किया गया था, लेकिन अनुमोदित किया गया दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो ये ध्यान रखना है, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें सी आर दास जो थे इन्होंने इसका प्रस्तावित किया था, असहयोग को प्रस्तावित किया था सी आर दास। आगे बढ़ते हैं अब। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कि सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये विशेष अधिवेशन था। विशेष क्यों? क्योंकि हर एक साल में एक बार होना था
और जो फाइनल अधिवेशन हुआ वो तो दिसंबर 1920 में हुआ, बीच में कभी करना पड़ा तो उसको विशेष अधिवेशन बोलेंगे। तो ये विशेष अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अन्यायपूर्ण काम कौन-कौन से? एक तो खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और दूसरा पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को यहाँ पर दूसरा कारण बताया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल अब आपके सामने है दोस्तों कि निम्न में से कौन-सा एक असहयोग आंदोलन को शुरू करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न कारण था, पंजाब में अत्याचार भी कारण था और रॉलेट एक्ट इसी के तहत तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, तो नमक कानून जो था, ये इसका एक कारण नहीं है असहयोग आंदोलन शुरू करने का। अब अगला सवाल राजस्थान पीसीएस का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की बात करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें। एक तो वो कब हुआ, दूसरा उसके चेयरपर्सन कौन रहे, अध्यक्ष कौन रहे और तीसरा कि उसमें कोई ऐसा घटना घटी क्या या कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। अब इसमें देखिएगा कब हुआ था ये सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसमें? अध्यक्ष थे दोस्तों इसमें लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और घटना क्या घटी? इसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है इसके लिए। कल देखिएगा दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया, 1922 में वो खत्म हो चुका था। आप देखिएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का औपचारिक रूप से प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को किया गया था। पश्चिमी भारत, इसके अलावा बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला सवाल है दोस्तों, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? आपको याद होगा दोस्तों, ऑप्शन है हालांकि यहाँ पर दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या गोलमेज सम्मेलन। सही आंसर है असहयोग आंदोलन। जब 1 अगस्त 1920 को इन्होंने औपचारिक तौर पर इसका आह्वान किया। इन्होंने लोगों से वादा किया कि यदि आप 1 वर्ष तक समर्थन करेंगे हमारा, यानी कि असहयोग का समर्थन 1 वर्ष तक आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर स्वराज की प्राप्ति होगी। स्वराज यानी सेल्फ रूल की प्राप्ति होगी, स्वराज। ठीक है ना? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन था। आप देखिएगा 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ये शर्त रखी कि यदि जनता असहयोग कार्यक्रम को पर्याप्त समर्थन दे और ब्रिटिश शासन से अपना सहयोग वापस ले ले, यानी कि असहयोग को अपनाए, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना संभव है। अगला सवाल दोस्तों, सवाल है कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की जो आकांक्षाएं थी, इसको पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? तो स्वशासन हेतु आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन और ये आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, फिर से सेम क्वेश्चन है और आंसर वही होगा असहयोग आंदोलन। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ कह रहा है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। और दूसरा है कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, यानी स्टेप वाइज, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। यानी देखिए सबसे पहला कथन था कि कांग्रेस ने ये घोषणा किया था कि जो भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा
तो ये तो बात सही है क्योंकि महात्मा गांधी लीड कर रहे थे और वो अहिंसा के पुजारी थे, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाई हिंसात्मक कार्य कोई भी नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा यही चौरी चौरा जो कांड हुआ 1922 में वो हिंसात्मक कार्य था। पूरा पुलिस थाना जला दिया गया किसानों द्वारा या भीड़ द्वारा। तो उसी से विक्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वो एक अहिंसक घटना हो गई और ये तो सॉरी वो हिंसक घटना हो गई और ये अहिंसा के पुजारी शांति पूर्ण तरीके से सभी काम को करना चाहते थे। कांग्रेस ने भी इनका साथ दिया था, इसीलिए पहला कथन तो सही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था और स्टेप वाइज़ था। जिसे जैसे आपने देखा होगा कि बारदोली में महात्मा गांधी का ये पूरा तैयारी हो चुका था सविनय अवज्ञा को लेकर के कि अब सविनय अवज्ञा चलाएँगे और सविनय अवज्ञा के बाद भी यदि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य नहीं माना जाता है या स्वराज प्राप्त नहीं होता है, सरकार यदि दमन पर उतरती है यानी कि दबाने की कोशिश करती है, तो वैसे में फिर टैक्स का भुगतान ना करना, ये अगला काम था कि अब टैक्स का भुगतान ना करना, अगले चरण में हम ये शुरू करेंगे। तो स्टेप वाइज़ इसको लेकर चलना था, ये कथन भी निश्चित तौर पर सही है। तो दोनों को सही मानेंगे और आप देखेंगे दोस्तों ये यूपीएससी प्री का सवाल है, यूपीएससी प्री 2025 का। आप देखिएगा यहाँ पर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलते हुए स्वराज को शांतिपूर्ण और वैध साधनों से प्राप्त करने की घोषणा की। गांधी ने आंदोलन को चरणों में चलाने की योजना बनाई। पहले असहयोग और बहिष्कार बाइकॉट किया गया। पहले लोगों ने अपना जो पदवी था, अपना उपाधि था उसको लौटाना शुरू किया। वकीलों ने काम करना बंद कर दिया। टीचर्स स्कूल जाना छोड़ दिए, बच्चे भी स्कूल जाना छोड़ दिए। तो पहला बाइकॉट का था, विदेशी सामानों को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। और यदि स्वराज 1 वर्ष में न मिले तो सरकार दमन पर तो ज़रूर उतरेगी। तो ऐसे में आंदोलन को सविनय अवज्ञा और कर अदायगी न करने तक बढ़ाया जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा तो चलेगा ही, इसके अलावा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी अपनाया जाएगा, यानी टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर दोनों कथन सही माना गया है और दोनों सही है भी। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला है कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर, दोस्तों यदि आपने नोट्स नहीं देखा है, मैं फिर से याद दिला दूँ कि इसी वीडियो के शुरू में मैंने नोट्स पढ़ाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आपने नहीं देखा है, ज़रूर देख लीजिए पहले। आप देखिए 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, सबसे पहला ही स्टेप था बायकॉट करना और बायकॉट किया गया। विदेशी उपाधियों का, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कॉलेजेस का, विदेशी कोर्ट का, सभी चीज़ों का इंडियन पीपल द्वारा उस समय बहिष्कार किया गया। चौथा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। हालाँकि 1921 के आसपास में जब मोपला विद्रोह केरल में हुआ 1921 में, तो उसके बाद से अधिक संख्या में और काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम भी इसमें भागीदारी बने, यानी कि इसमें भागीदारी हुए और उन्होंने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के में इस आंदोलन को, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन का टारगेट था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की भी योजना थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसके समर्थन में नहीं थे, बल्कि इसका विरोध किया था उसने। अगला सवाल आप देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? और ये 68वीं बीपीएससी का सवाल है। सवाल बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप देखिए पहला कथन है, इसमें से कौन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसान भी भाग लिए थे इसमें। कांग्रेस ने खुद इसमें 1 करोड़ लोग जोड़ने का टारगेट रखा था कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए इसमें। और आपको याद होगा हमने नोट्स में पढ़ा था कि 30,000 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। तो इसमें सभी प्रकार के लोग निश्चित तौर पर शामिल थे, चाहे शिक्षक हों या फिर वकालत करने वाले वकील हो या विद्यार्थी हो जो पढ़ रहे थे या छोटे किसान हो, सभी इसमें भाग लिए थे। दूसरा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये गलत है, इसका कोई इसमें संबंध नहीं है असहयोग आंदोलन से। तीसरा कह रहा है
कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये तो सही है बिल्कुल। यहाँ पर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, बाइकॉट का इसमें रूल लाया गया था। लोगों ने अपनी उपाधियां लौटानी शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी ने खुद सबसे पहले अपनी इनको जो कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी उसको लौटा दिया था। और इसके अलावे और भी जैसे राय बहादुर की उपाधि मिली थी जमनालाल बजाज जी को, तो उन्होंने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। और ऐसे ही कई सारे वकील थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सी.आर. दास हो गए, इन लोगों ने वकालत छोड़ दिया था अंग्रेजों का। और ऐसे ही कोर्ट कचहरी से लेकर के और अंग्रेजी नियंत्रण में जो भी था उस समय, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सबको छोड़ दिया गया था। तो ये सही है यहाँ पर तीसरा, लेकिन हमसे चूँकि गलत पूछा गया था तो केवल पहला और दूसरा गलत है, तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे। देखिएगा दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के आह्वान के साथ औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल छोड़ दिए, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने रिजाइन कर दिया और वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, क्योंकि सभी प्रकार के लोग इसमें जुड़े हुए थे। और इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आप अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ये सवाल भी अच्छा है, 64वीं बीपीएससी में आया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, शराब खरीदना लोगों ने बंद कर दिया और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यापारियों की एक सूची प्रसारित की, जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। यानी कि उस प्रदेश की सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने फूट डालने के लिए कि जो लोग शराब नहीं, अब देखो जो शराबी है उसको आप कुछ दिन शराब पीने से मना कर दोगे वो मान जाएगा, लेकिन अगर वो दूसरे को शराब पीते हुए देख लेगा तो नहीं मानेगा, फिर कहेगा कि देखो भाई मेरा दोस्त पी रहा है मैं भी पीऊंगा। दोस्त हो या ना हो, लेकिन शराबी शराबी को दोस्त मान लेगा। तो यही हुआ, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जहाँ पर उसका अभी प्रभुत्व चल रहा था, उसने सोचा कि एक लंबा चौड़ा लिस्ट लाते हैं, जिसमें जो प्रमुख जाने-माने लोग थे, बड़े-बड़े नेता, जो ऐसे जो जनता के बीच में फेमस थे और शराब भी पीते थे, उनकी लिस्ट जारी कर दी कि देखो ये लोग भी शराब पीते हैं, तो तुम क्यों नहीं पियोगे? तो इससे वापिस से वो शराब पिलाना चाहते थे लोगों को, इसीलिए ऐसा सूची उन्होंने लाया था। आपको बताना है कि ये कौन-सा प्रदेश है जहाँ पर ये सूची अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दोस्तों ये बिहार ही है, बिहार में ये सूची को प्रकाशित किया गया था। आप देखिएगा यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चूँकि बायकॉट का रूल अपना लिया गया था, तो बायकॉट में चाहे विदेशी जो भी वस्तु हो उसको खरीदने से मना कर दिया गया था और इसीलिए शराब से परहेज करने का भी यहाँ पर रूल लाया गया कि शराब ना खरीदिए ना पीजिए। और इसके चलते विदेशी जो सरकार था, ब्रिटिश सरकार, उसको ये राजस्व में, रेवेन्यू में भारी कमी आ गई। इसीलिए तत्कालीन बिहार और उड़ीसा राज्य की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर बताया। जैसे आज की मीडिया करती है कि जो काम अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बताने लगेगी, तो वही यहाँ पर हितकर बताया और उसके प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी कर दी जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर और नेपोलियन, शेक्सपियर ऐसे लोग शामिल थे जिनको लोग जानते-पहचानते थे और जो पूरी दुनिया में फेमस थे। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों में से असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन इसमें सही है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये बिल्कुल सही है, इसमें जन आंदोलन था क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा था। मुस्लिम और हिंदू एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है क्योंकि हिंदू के साथ-साथ मुस्लिम भी इसमें शामिल थे। तीसरा है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय कम हो गया, ये भी मैंने नोट्स में पढ़ाया था कि भले ही असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी कुछ सफलताओं में हमने पढ़ा था कि इसमें जन आंदोलन इसको माना गया, यानी कि छोटे-बड़े और सभी लोग इसमें शामिल हुए। हिंदू-मुस्लिम एकता बढ़ी क्योंकि हिंदू भी शामिल थे। लोगों के मन से विदेशियों का यानी ब्रिटिश शक्ति का भय कम हो गया। इतना लंबा ये आंदोलन चला, 2 साल तक चला समझिए। और चूँकि
उस तरीके से दमन नहीं कर पाई ब्रिटिश सरकार, इसीलिए लोगों के मन से, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय कम हो गया। चौथा कह रहा है कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था अभी, पहले ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही है। आप देखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएँ हैं, जिसमें आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। ये पहली सफलता है कि पूरी जनता एक जगह इकट्ठा हुई और अंग्रेजों के बारे में जानने लगी कि हमें क्या करना चाहिए उनको भगाने के लिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह कोई आरोप भी नहीं लगा सकता था, खास करके ब्रिटिश ये आरोप नहीं लगा सकते थे कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि अब कांग्रेस की सपोर्ट में पूरा जन आंदोलन था, यानी पूरी जनता इसके पीछे थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उसमें आजादी की भूख जगाई। साथ ही मालाबार की जो केरल में मोपला विद्रोह की घटना हुई, उसके बाद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है, दो संप्रदायों का एकता दिखना इस प्रकार, ये कोई छोटी बात। साथ ही दोस्तों, इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया, तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान और समाप्ति के उपरांत भी ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत नहीं प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया था, वो कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि थी दोस्तों। राय बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था? जमना लाल बजाज को, जमना लाल बजाज। और जमना लाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिएगा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में दिए गए उनके जो मानवीय कार्य किए गए थे, अच्छे काम किए गए थे, उससे प्रेरित होकर के ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपने पदवियों और उपाधियों का त्याग किया था, जैसे जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अब अगला सवाल है आपके पास यूपी पीसीएस प्री से कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी? अपने वकालत छोड़ने के लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बताया था। आप क्या ट्रिक बताया था दोस्तों? अगर आपने नोट्स देखा होगा, ट्रिक था एमपीसीआर। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, जिसमें से एम का मतलब क्या है दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। पी का मतलब है सरदार पटेल, सरदार पटेल। सी का मतलब सी आर दास और आर का मतलब हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से देख लीजिए कि कौन है, तो चित्तरंजन दास हैं यहाँ पर, यानी कि सी आर दास, तो ऑप्शन डी सही होगा, इन्होंने वकालत छोड़ी थी। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इतने लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, इनका भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों 68वीं बीपीएससी से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, ये बात तो सही है। हमें गलत बताना है यहाँ पर कि कौन सही नहीं है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में, उसके कारण ही महात्मा गांधी ने 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया, यानी कि उसको स्थगित कर दिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, सही है। और यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनको 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने इसको वापस कर दिया, तब इनको गिरफ्तार किया था। किसको वापस किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आगे 2 वर्षों के बाद ही इनका हेल्थ इतना खराब हुआ कि ब्रिटिशों ने इनको हेल्थ खराब होने की वजह से रिहा कर दिया। 2-3 वर्ष के बाद ही, 2 ही वर्ष बाद शायद रिहा कर दिया था 1924 में। आप देखिएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण, 12 फरवरी को 1922 में बारदोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख भाषण जो दिया था वो बीएचयू में दिया था।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? निश्चित तौर पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में थे निश्चित तौर पर। लेकिन दुःख की बात ये है कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग को स्टार्ट किया और यही वो दिन है जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर गंगाधर तिलक इनका डेथ जो है वो इसी दिन हुआ था। तो ये इसीलिए इसके परिणाम नहीं देख पाए थे। यानी इस आंदोलन के समर्थन में तो थे लेकिन इसके परिणाम नहीं देख पाए। तो बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए है। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक चला। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाने के कारण वो इसका परिणाम नहीं देख पाए। अगला सवाल है दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में, दिल्ली में, पटना में या फिर लखनऊ में? तो दोस्तों छपरा में ये सक्रिय थे उस समय राहुल सांकृत्यायन। नाम याद रखिएगा 1920 का असहयोग आंदोलन, इसमें ये छपरा में सक्रिय थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ यूपी के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? देखिए कई जगह 5 फरवरी 1922 देखने को मिलता है, लेकिन 4 फरवरी इसकी वास्तविक तिथि है। हमने नोट्स में भी पढ़ा था 4 फरवरी 1922। आप देखिएगा शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो है वो 4 फरवरी 1922 दी गई है। इस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाया। उसके बाद किसानों की भीड़ ने क्रोधित होकर के पुलिस की चौकी में यानी थाने में आग लगाई, जिसके बाद 23 सिपाही लगभग मृत हो गए थे, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चौरी चौरा से संबंधित है और यह चौरी चौरा कहाँ पर है? ये स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल आप देखिएगा अगला सवाल है कि चौरी चौरा किस जनपद से संबंधित था? गोरखपुर जनपद से संबंधित था। और अगला सवाल फिर से चौरी चौरा से संबंधित यूपीएससी प्री 2025 का सवाल है। देखिए एक टॉपिक ऐसा जिससे 2 सवाल आ गए दोस्तों यूपीएससी प्री 2025 में। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की? यानी कि विधायी तौर पर, कानूनी तौर पर प्रतिरक्षा किसने प्रदान की थी? सी.आर. दास ने, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने या फिर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? सही उत्तर है दोस्तों मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सीताराम चतुर्वेदी की जीवनी जो है, जिसमें मदन मोहन मालवीय बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें वर्णन किया गया है कि चौरी चौरा कांड के बाद लगभग 225 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गोरखपुर के सत्र न्यायाधीश ने उनमें से 170 को फांसी की सजा सुनाई। स्थानीय वकील बचाव के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई के समय सबकी निगाहें पंडित मदन मोहन मालवीय पर टिक गई और उन्होंने एक लंबे समय के बाद पुनः वकालत संभालते हुए पंडित कृष्णकांत मालवीय के साथ अभियुक्तों की ओर से बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 150 अभियुक्त फांसी से बच गए 170 में से, और कुछ स्रोतों में यह 151 भी मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको जल्दी बाकी बुक्स में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इसको आप अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा। यूपीएससी प्री में अगर आ चुका 2025 में, तो आगे आने वाले समय में ये स्टेट पीसीएस में जरूर देखने को मिले। अगला सवाल है दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड, ये कब हुआ था? 4 फरवरी को 1922 में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई और उसी में आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा कर दिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक
यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हों। चूँकि आपने देखा होगा कि जब ये आंदोलन स्थगित हुआ था, तो उसके बाद कई ऐसे युवा नेता थे, जो महात्मा गांधी की बुराई करने लगे थे और कई ऐसे और भी जाने-माने प्रमुख नेता थे, जिन्होंने कहा कि इसको स्थगित नहीं करना चाहिए था। और इसी पर यंग इंडिया जो पत्रिका थी इनकी, महात्मा गांधी की, इसमें इन्होंने लिखा है कि आंदोलन जो था उसको हिंसक होने से, यानी हिंसात्मक कार्य ना हो, जैसा कि चौरी चौरा में देखने को मिला, इससे बचाने के लिए मैंने इसको वापस किया है और चाहे इसके लिए लोग कितना भी अपमान करें, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं मिला, या मुसलमानों ने आंदोलन में अपने आप को अलग रखा, या ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सह्रदयपूर्वक विचार का आश्वासन दिया, या फिर चौरी चौरा में हिंसक जो घटना थी उसके कारण। तो निश्चित तौर पर चौरी चौरा जो कांड हुआ उसके कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस लिया। अगला सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो कोई दो राय नहीं, हम तुरंत ही आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके पास, करंट का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, जालियांवाला बाग शताब्दी समारोह, या असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, या फिर चौरी चौरा शताब्दी समारोह। अब देखिए फरवरी में क्या हुआ था, इनमें से पूछूं मैं। जालियांवाला जो हत्याकांड था ये तो अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी अप्रैल में हुआ था। असहयोग आंदोलन अगस्त में महात्मा गांधी ने इसको बुलाया था, अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया, और चौरी चौरा ये फरवरी में हुआ था, फरवरी 1922 में ये हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। इसीलिए 4 फरवरी को ही, 4 फरवरी और 2021 को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अभी, उनके द्वारा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आरंभ किया था। अगला सवाल आपके पास है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? निश्चित तौर पर ये चौरी चौरा कांड है, जिसको इन्होंने, जब हिंसात्मक घटना हो गई तो इन्होंने उसको एक बहुत बड़ी, हिमालय जितनी बड़ी भूल बताई थी। तो ऑप्शन ए सही है। आप देखिएगा महात्मा गांधी ने पहली बार हिमालयन मिसकैलकुलेशन या हिमालयन ब्लंडर, यानी हिमालय जैसी भूल शब्द का प्रयोग अप्रैल 1919 में किया था, जब रॉलेट एक्ट के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी थी। तब उन्होंने नाडियाड की जनसभा में स्वीकार किया था कि लोगों को अहिंसा का पूरा प्रशिक्षण दिए बिना सत्याग्रह शुरू करना हिमालय जैसी भूल बताया था। यानी कि पहले उनको अहिंसा का प्रशिक्षण दो कि अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसात्मक तरीके से कैसे आंदोलन किया जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान घटी चौरी चौरा जैसी घटना को भी गांधी जी ने अपने आंदोलन संबंधी निर्णय की हिमालय जैसी भूल माना था। अगला सवाल अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? निश्चित तौर पर असहयोग आंदोलन के समय इसी टाइम पर वेल्स का प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। तो ऑप्शन बी सही है। आप देखिएगा यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो वर्ष 1920 से 22 तक चला था, इसके दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 के भारत दौरे का बहिष्कार का आह्वान किया। जब प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 नवंबर 1921 में भारत आए, तो महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों से उनके सम्मान में होने वाले समारोहों और प्रदर्शनों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। इसका परिणाम काफी व्यापक रहा तथा पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ था इसी दिन। अगला सवाल है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में या चौरी चौरा में ही मौजूद थे, या कलकत्ता में, या बारदोली में? इस समय दोस्तों महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। आप देखिएगा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना हुई थी, और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, बारदोली इसका सही आंसर था, कलकत्ता नहीं। चूंकि आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था नोट्स के टाइम पर भी, अगर आपको याद हो तो 1921 के अंतिम समय के बाद 1921 में जो अहमदाबाद में
कॉन्फ्रेंस हुआ अहमदाबाद। जैसे 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। वैसे ही 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, और उसमें अंतिम रूप से ये तैयारी कर ली गई थी। महात्मा गांधी भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए थे कि चूंकि अब 1 साल होने को था, और महात्मा गांधी ने क्या वादा किया था कि अगर 1 वर्ष असहयोग का समर्थन करते हैं लोग, तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति संभव है। लेकिन आपको पता है कि 1920 के दिसंबर से लेकर के और दिसंबर 1921 तक पूरे 1 वर्ष खत्म हो रहे थे। तो 1 वर्ष की समाप्ति होने वाली थी, इसीलिए अगले वर्ष यानी कि 1922 में अब आंदोलन को और जोर-शोर से बढ़ाने का फैसला किया गया, और यही अहमदाबाद ये अधिवेशन है कांग्रेस का, जिसमें और जोरों-शोरों से इसको लागू करने का फैसला किया गया कि असहयोग आंदोलन को और अगले लेवल पर लेके चलेंगे। और महात्मा गांधी ने भी अब सविनय अवज्ञा को सामूहिक तौर पर शुरू करने के लिए बारदोली में, जो कि गुजरात में है, तो बारदोली में ये पूरी तरीके से उसकी तैयारी में जुटे हुए थे सविनय अवज्ञा को लेकर के। तो उसी की तैयारी में ये बारदोली में थे, इसीलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, बाय मिस्टेक ऑप्शन बी लग गया। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह समाप्त कब हुआ? 1922 में समाप्त हो गया। 12 फरवरी को ऑफिशियली घोषणा कर दिया गया। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ था दोस्तों, उसी में ये फैसला लिया गया। और ये भी बारदोली में ही बैठक हुआ था। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने किया था? ये क्वेश्चन आया है, और ये मैंने पढ़ाया भी था दोस्तों, डॉक्टर मुंजे। पूरा मैंने नोट्स में पढ़ाया था। आंदोलन का स्थगन, इसमें ये पढ़ाया था कि क्या आप जानते हैं जिस समय उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना हुई थी, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? उस समय गुजरात के बारदोली में असहयोग आंदोलन के अगले चरण की तैयारी कर रहे थे गांधी जी। तो यही तो सवाल अभी पूछा गया था। देखिए, इसके रचनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक निंदा की भी बात मैंने बताई थी। जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो किस प्रकार निंदा की गई महात्मा गांधी की। आप देखिएगा यहाँ पर, असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने से देश के कई युवा और बड़े नेता भयंकर नाराज हुए थे, और इसी दिल्ली अधिवेशन में जो 24 और 25 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसी में आप देखिएगा डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे यानी कि डॉक्टर वीएस मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था, और यही सवाल आपसे पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यदि आपने नोट्स नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर असहयोग आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ जो था, वो किया गया 1 अगस्त 1920 को, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 24 और 25 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आयोजन किया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। और इसमें बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव था, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो प्रस्ताव था, उसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके साथ स्वीकार कर लिया गया, यानी ऑफिशियली उसको अब वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन का। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाया गया था। अगला सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 35, बढ़िया सवाल। आप देखिएगा, सवाल है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी जो यहाँ पर घटनाएं हैं उसको क्रम से आपको बताना है। चौरी चौरा कांड में पुलिस गोलीकांड, ये कब हुआ था? ये फरवरी में हुआ था, 4 फरवरी को ही, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो फरवरी 2 जगह मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देखिएगा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। अब जब चौरी चौरा की कांड हुई तो उसके जस्ट बाद लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया, तो इसके ठीक बाद ये आएगा, यानी पहले के बाद दूसरा आएगा, ये तो तय है। तीसरा, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, अब ये 12 फरवरी को किया गया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने का जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस का, उसका बैठक किया गया बारदोली में, और उसमें ये फैसला लिया गया, तो ये 12 फरवरी को हुआ।
तो इसके जस्ट बाद ये आएगा, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद ही तो ये स्थगित किया गया। और गांधी जी की गिरफ्तारी मार्च में होती है। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, तो ये उसके भी बाद आएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लाइन से ही चलेगा, तो ऑप्शन ए इस प्रकार सही होगा। आप देखिएगा 4 फरवरी 1922 को दोस्तों चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई, जिसके कारण पूरी भीड़ जो है किसानों की, वो उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए, तो भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 वो दिन था जब असहयोग आंदोलन को समाप्ति करने की घोषणा की गई। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। अगला सवाल दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था दोस्तों स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, आपको याद रखना है। देखिए, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, इसके दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने ही किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिले, खासकर राजा दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर नए हैं, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सवाल है अगला दोस्तों, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, यानी कि लाभ वाली वकालत छोड़ दी थी? निश्चित तौर पर कितने वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना पद त्याग किया था या अपना वकालत छोड़ दिया था? इसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि क्या याद रखना है, एमपी, सीआर, और इसमें एनएमपी भी जोड़ सकते हो। एन का मतलब जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और दूसरे एम का मतलब मोतीलाल नेहरू, और पी का मतलब सरदार पटेल, सी का मतलब सी आर दास, चितरंजन दास, और आर का मतलब अपने राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें से बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन बी सही है। आप देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी गई थी। इसके साथ ही इनके भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग कर दिया गया था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय लोगों ने त्याग कर दिया था, पूरी तरीके से बाइकआउट किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाना है आपको। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। और असहयोग आंदोलन का स्थगन भी 1922 में ही हुआ, लेकिन ये 12 फरवरी को हुआ। और चौरी चौरा 4 फरवरी को हुआ। बारदोली में इसको स्थगित करने का प्रस्ताव, अब देखिए इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक छोटा-सा बस आपको अ, चीज़ सोचना है, छोटा-सा। असहयोग आंदोलन का स्थगन करने से पहले बारदोली में बैठक किया गया था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का। वही बारदोली प्रस्ताव है, और उसी बैठक में ये फैसला लिया गया कि असहयोग आंदोलन को अब स्थगित कर दिया जाए। तो आप देखिएगा दोस्तों कि वो भी तारीख 12 फरवरी ही था, ठीक है? 12 फरवरी 1922 ही था जिस दिन बारदोली प्रस्ताव हुआ। लेकिन इस प्रस्ताव में फैसला होने के बाद ही तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो ये दोनों भले ही सेम डेट में है, लेकिन इसमें से पहले बारदोली प्रस्ताव हुआ, तब ये स्थगित हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हालांकि फिर इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 1, 3 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। आप 2 को इस हिसाब से भी बाद में रख सकते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए 12 फरवरी ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में भी कांग्रेस का बैठक किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस जो है, एआईसीसी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, इसकी बैठक की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। और वो बैठक 12 फरवरी 1922 के बाद किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने औपचारिक तौर पर और कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया, कुछ संशोधनों के साथ बारदोली प्रस्ताव में कुछ संशोधित करके ये स्वीकार किया गया कि ठीक है, अब चलिए पूरी तरीके से इसको हम वापस कर लेते हैं। और ये
जो दिल्ली वाला हुआ था बैठक, ये हुआ था 24 और 25 फरवरी को, 24-25 फरवरी 1922 को, जिसमें महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो काफ़ी सारे युवा जो नेता थे वो इनसे नाखुश रहे, नाराज हुए, और साथ ही साथ जो डॉक्टर मुंजे थे, डॉक्टर बी.एस. मुंजे, इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर निंदा का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये घटना है 24 और 25 फरवरी 1922 की। तो ये भी स्थगन से ही संबंधित है, जिसके बाद फाइनली पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन बंद हो गया। तो इस हिसाब से भी आप सोचिएगा तो दूसरा बाद में आएगा, पहले बारदौली प्रस्ताव आएगा, यानी पहला, तीसरा, फिर दूसरा, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर चूज करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 दिया गया है, बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगन यहाँ 1922 में सीधे दे दिया गया है कि बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उस दिन निर्णय लिया गया था और लगभग समाप्त हो भी गया, लेकिन फाइनली समाप्त हुआ जब 24-25 फरवरी 1922 को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तब इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का घोषणा कर दिया गया था। तो उस हिसाब से भी ये बाद में ही आएगा, मैंने बता ही दिया आपको। अगला सवाल है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों या कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, या गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, और तीसरा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, या फिर चौथा है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। सही उत्तर है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना। ऑप्शन बी सही है। आप देखिएगा, वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का अभाव बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं में मोह भंग हो गया। यानी उन्होंने कहा कि जब हमारा नेता ही वापस लौट गया तो फिर हम क्यों करेंगे, अब आंदोलन छोड़ देते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियां काफी कम हो गई थी। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से प्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। यानी जो युवा नेता थे उस समय, जैसे भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, और भी कई सारे ऐसे लोग थे दोस्तों, जो बाकी देशों में देखते थे कि सेना को या अंग्रेजों को कैसे वहां पर हिंसात्मक तरीके से मार पीट के भगाया जा रहा है। तो जो युवा थे वो तो गर्म खून वाले लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई उसी तरीके से हम भगाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, और पूरे युवा भी इनके साथ में असहयोग आंदोलन में समर्थन में थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो सारे युवा भड़क उठे थे। कुछ समय तक तो क्रांतिकारी कोई गतिविधि नहीं हुई, लेकिन ये सोच रहे थे, अपना प्लान बना रहे थे कि जैसे बाकी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन से अंग्रेजों को भगाया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन ना कर कर ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में सोचने लगे थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है, यानी उस समय ये बढ़ने लगा। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि ये सवाल भी यूपीएससी प्री 2025 में आया है। आप समझिए कि एक टॉपिक, एक आंदोलन ऐसा जिसमें से 3-3 क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी प्री 2025 के मिल गए। सवाल है कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर आपको विचार करना है। पहला है, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल किया गया था। कई सारे जो वकील हैं आपने देखा, जैसे सी.आर. दास हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों ने अपना वकालत त्याग दिया, यानी कि वकालत का काम छोड़ दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, जलाया गया उनको, जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि ये सब अच्छी चीजें नहीं है, विदेशी वस्त्रों का इस प्रकार जलाना जो है वो अच्छी चीजें नहीं है, इसके बदले में रचनात्मक कार्य किया जाए। और दूसरा है अहिंसा का कठोर अनुपालन। बिल्कुल, महात्मा गांधी चूंकि खुद शामिल थे, इसीलिए अहिंसा का कठोर अनुपालन इसमें सुनिश्चित करना था। आपको याद होगा कि चौरी चौरा जो कांड हुआ 1922 में, फरवरी में, 4 फरवरी को, उसी से विक्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उसको हिंसात्मक घटना होने के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चूंकि अहिंसा का इसमें कठोर अनुपालन करना था। तीसरा है उपाधियों और सम्मानों का
उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। देखिए, प्रतिधारण का मतलब हुआ कि सम्मान को हम अपने पास ही रखेंगे लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उपाधियों और सम्मानों को पूरी तरीके से लौटा दिया गया था। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने खुद कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी और जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। तो उपाधि पूरी तरीके से लौटा दिया गया था अंग्रेजों को। ऐसा नहीं है कि उनको अपने पास रख कर ये कहा गया कि हम उसको पब्लिकली यूज़ नहीं करेंगे और रखते हैं अपने पास ही, जब आंदोलन समाप्त हो जाएगा तब यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी सम्मान और उपाधियों को वापस लौटा दिया गया, ले जाओ अपना, रखेंगे ही नहीं। तो तीसरा यहाँ पर गलत है। चौथा है विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। बिल्कुल, चूँकि न्यायालय और कोर्ट अब लोग नहीं जा रहे थे ग्रामीण इलाके से, चाहे किसी भी इलाके से, उसका बहिष्कार किया जा रहा था। तो हुआ कि अपने, चूँकि स्वराज का डिमांड ही तो सबसे मुख्य इसमें माँग था असहयोग आंदोलन में। तो यहाँ पर पंचायतों की स्थापना करके अपना विवाद खुद निपटाने के लिए इसमें इसको भी एक लक्ष्य रखा गया था, तो चौथा भी सही है। इस प्रकार आप देखिएगा चारों कथनों में केवल 3 कथन सही है, तो ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। ठीक है? देखिएगा दोस्तों, असहयोग कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 और फिर दिसंबर 1920 के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल थी। पहला, उपाधियों और सम्मानों का पूरी तरीके से परित्याग करना। दूसरा था कानूनी न्यायालयों और विदेशी कपड़े का बहिष्कार। तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए पंचायतों की स्थापना और चौथा, लोगों से अहिंसा के कठोर पालन की अपेक्षा। कांग्रेस और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मानों को पूरी तरह त्यागने का आह्वान किया था। उसे अपने पास रखकर केवल सार्वजनिक प्रयोग से बचने की कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी, इसीलिए तीसरा कथन गलत है। बाकी 3 यहाँ पर सही है। आप आगे देखिएगा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मैंने आपको बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखा था महात्मा गांधी को, कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है, इस तरीके से वस्त्रों को जलाया नहीं जाना चाहिए, भले ही वो विदेशी वस्त्र क्यों ना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली को जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला सवाल आपके पास सेम है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए सही। अगला सवाल दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, इसके दौरान स्थापित की गई? काशी विश्वविद्यापीठ, बिल्कुल इसका स्थापना की गई थी, आपको मैंने पढ़ाया भी था। गुजरात विद्यापीठ, इसकी भी स्थापना हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी भी स्थापना की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना उस समय नहीं हुई थी, इसकी स्थापना उससे पहले ही हो चुकी थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की जा चुकी थी। तो निश्चित तौर पर केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, तो हम ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। बनारस विद्यापीठ जो है, उसकी स्थापना 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में इसकी स्थापना की गई, जो बाद में दिल्ली चला गया। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी रहे। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था, स्वामी विद्यानंद थे जिन्होंने किसानों की अगुवाई की थी बिहार में। और असहयोग आंदोलन के दौरान पहले से भी ये किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद, और असहयोग आंदोलन के दौरान भी इन्होंने किसानों को उनके हक के बारे में बताया, अधिकार के बारे में बताया। आप देखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद साफ़ी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों,
1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल क्या रहा? हिंदू मुस्लिम एकता इसमें मिली, बिल्कुल मिली। सूबों को अधिक शक्तियां मिली, नहीं मिली। केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल नहीं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता हुआ। लोगों के मन से दोस्तों जो ब्रिटिश व्यक्ति थे यानी कि जो अंग्रेज थे उनके प्रति जो भय था ये खत्म हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी इसमें। इसके अलावा काफ़ी अधिक बड़े लेवल पर जन आंदोलन उभरा और लोगों के मन में जो राष्ट्र हित था या राष्ट्र प्रेम था उसकी भावना, आज़ादी की भावना जगी। तो ये सब कुछ प्रमुख उसमें जो प्राप्ति हुई असहयोग आंदोलन के दौरान इसको माना जाता है कि ये सब मुख्य उसका परिणाम रहा। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, लेकिन अपने रचनात्मक कार्यों में इससे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता में सबसे अधिक आप देखिएगा कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की और कांग्रेस के साथ काफ़ी अधिक संख्या में लोग जुड़ गए और पहले जहाँ अंग्रेज कहते थे, अंग्रेजों की सरकार कहती थी कि कांग्रेस केवल मुट्ठी भर लोगों को यानी कुछ लोगों को लेकर के हमें हटाने आई है। उस समय यानी असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के खिलाफ ऐसी बातें कोई भी नहीं बोल सकता था क्योंकि अधिक संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। साम्राज्यवाद पर आघात किया गया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप से बढ़ाया गया और इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर पहुंच गई थी। सवाल देखिएगा दोस्तों, ईवी रामास्वामी नायरकर रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। देखिए जो ईवी रामास्वामी पेरियार इनका नाम था या आप ईवी रामास्वामी नायकर कह सकते हैं। ये असहयोग आंदोलन में निश्चित तौर पर हिस्सा लिए थे और 1925 में कांग्रेस को छोड़ भी दिए थे। इसीलिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही माना जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, ईवी रामस्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की। केरल, जिसका अब नाम वर्तमान में केरलम कर दिया गया है, इसके वायकोम जो कि त्रावणकोर के नाम से भी जाना जाता है, नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ईवी रामस्वामी नायकर, जिन्हें आमतौर पर पेरियार के नाम से जाना जाता है, केपी केशव मेनन, टी के माधवन और के केलप्पन ने भाग लिया था। सवाल है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में सही है, बंगाल विभाजन 1905 में सही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सही है, असहयोग आंदोलन 1930 में गलत है, ये 1920 में हुआ था। 1920 से 22 तक चला था। हालांकि इसमें शुरुआती की बात की गई है तो 1920 में ये शुरू हुआ था। आप देखिएगा चौरी चौरा घटना के बाद फरवरी 1922 में इसको बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए बाकी के 3 सुमेलित है और आखिरी वाला गलत है। आप देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल है, फिर से पूछा गया है कौन इसमें सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये बिल्कुल गलत है। और राजगुरु को 1931 में फांसी, ये सही है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ये तो 1921 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह ये 1919 में चलाया गया था, न कि 20 में। तो यहाँ पर बी जो है वो सही है। आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। असहयोग आंदोलन का आरंभ ये 1 अगस्त 1920 को और रॉलेट सत्याग्रह ये अप्रैल 1919 को। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन था वो गलत, सॉरी सही था क्योंकि सही पूछा गया था। अगला सवाल है दोस्तों, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है और कारण है। कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। कारण दिया गया है कि स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला कथन तो सही है कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के जो हुआ उससे विक्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो कथन तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कारण कह रहा है कि इसको
किस लिए स्थगित कर दिया गया? क्योंकि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था स्थगन का। देखिए स्थगन का विरोध किया था ये बात तो सही है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिए क्या ये कारण है इसे होने का? स्थगित होने का कारण है चौरी चौरा का कांड। इसीलिए कारण अपने आप में अलग से सही तो है लेकिन इसकी व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है, तो हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे। यानी ए और आर कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के कारण इसका जो कारण था ये चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला सवाल आपके पास है बिहार पीसीएस का 2016 में पूछा गया असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण छात्र नेता थे और ये वो व्यक्ति थे दोस्तों 20 दिन पहले एग्जाम से 20 दिन पहले ये अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए और आंदोलन में कूद पड़े दोस्तों। तो ये महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने पटना कॉलेज को अपनी परीक्षा के 20 दिन पहले ही छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए थे। आप देखिएगा बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था, यानी अपने आगे की पढ़ाई के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? यानी उसको विरोध करने के लिए उसका। ऑप्शन है जमना दास ठाकुर दास ने या फिर जयराम दास ने या दौलत राम ने या फिर मणिकलाल वर्मा ने। देखिए वैसे तो कुछ लोगों ने मिल करके जो खासकर व्यापारिक लोग थे, जो विदेशी वस्तुओं को लाकर यहाँ पर बेच रहे थे, वैसे लोग को तो हानि है हुई थी, तो उन्होंने इस आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन के विरोध में एक सभा की करने की स्थापना की थी या सभा की स्थापना की भी थी, लेकिन उनमें ये व्यक्ति शामिल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सही नहीं माना जाना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर कौन-कौन से व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एक ही व्यक्ति है और जमना दास, द्वारका दास, फिर कावस जी, जहांगीर, फिरोज सेठना और एमसी सीतलवाड़ आदि उद्योगपति थे ये। उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। हालांकि छत्तीसगढ़ पीसीएस ने इसे अपने आंसर की में ऑप्शन ए सही माना था, लेकिन जो संशोधित आंसर की आया उसमें इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया। दोस्तों ये इस वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी सवाल था। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है इस बार और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आखिरी सवाल के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।